आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी के साथ आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। प्यारे दोस्तों, हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होता है, देखते हैं कल क्या होता है। मंजिल हासिल करने से कौन रोकता है आपको, मंजिल हासिल करने से कौन रोकता है आपको, क्योंकि हौसले भी आपके जिद्दी हैं। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन वीडियो क्लास की। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो देखने से पहले आप अपना नोटबुक या ले लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊं मैं आपको नोट कर सकें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इजीली रिवाइज कर सकें। मैं वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके आने की एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉस्बी एंड क्लेक्स आरएन सीरीज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमसीक्यू नंबर 391 to 400, एंडोक्राइन सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे नर्सिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 391। A nurse is caring for a client newly diagnosed with type 1 diabetes. When the healthcare provider tries to regulate this client's insulin regimen, the client experiences episode of hypoglycemia and hyperglycemia, and 15 gram of a simple sugar is prescribed. What is the reason this is administered when a client experiences hypoglycemia? एक क्लाइंट है जिसको न्यूली टाइप 1 डायबिटीज़ से डायग्नोस हुआ है। उस क्लाइंट के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसका इंसुलिन रिजमान, रिजमान का मतलब होता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ये एक सिस्टमेटिक प्लान। रिजमान का मतलब क्या है? एक सिस्टमेटिक प्लान, उसको अप्लाई करने का कोशिश कर रहा है। उसी के दौरान क्लाइंट को एक एपिसोड होता है हाइपोग्लाइसीमिया का और हाइपरग्लाइसीमिया का। इस कंडीशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर 15 ग्राम सिंपल शुगर प्रिस्क्राइब करता है। व्हाट इज़ द रीज़न? इस सिंपल शुगर प्रिस्क्राइब करने का जो क्लाइंट हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको सिंपल शुगर प्रिस्क्राइब करने का रीज़न क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 इनहिबिट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस को रोकने के लिए। ऑप्शन 2 स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करने के लिए। ऑप्शन 3 इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन 4 प्रोवाइड मोर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का अधिक स्टोरेज प्रदान करने के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक क्लाइंट है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है? ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है। ओके, वो कारण क्या हुआ कि जो इंसुलिन ट्रीटमेंट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उसके अंदर कितनी डोज पेशेंट के लिए सूटेबल रहेगी। जैसे एक बार 10 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट, इंसुलिन डोज का मात्रक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट IU। दूसरी बार 5 IU दिया, ऐसे ऐसे करके दे रहे थे। तो इसी कारण सडनली क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो उसको सिंपल शुगर प्रिस्क्राइब किया 15 ग्राम। तो उसका पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे कि क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम है। तो उसके दौरान हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उसकी ग्लूकोज लेवल को वापस मेंटेन किया जाए, उसके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जाए। इसी के कारण करेक्ट आंसर क्या हुआ? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये बाकी की 3 ऑप्शन रॉन्ग क्यों हैं, इसको समझने के लिए हम रेशनल देखते हैं। रेशनल देखिए। सिंपल शुगर प्रोवाइड ग्लूकोज टू द ब्लड फॉर रैपिड एक्शन। हमेशा जब भी किसी भी क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है और वो बात कर रहा है, होश के अंदर है, बेहोशी में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्लाइंट को प्रायोरिटी देंगे कि उसको सिंपल शुगर प्रोवाइड किया जाए। यदि वो अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में उसको जो ग्लूकोज देंगे वो IV रूट की
थ्रू देंगे, मोस्टली D25 डेक्सट्रोज 25% या डेक्सट्रोज 50% दी जाती है, क्योंकि वो ओरली ले नहीं सकता। सिंपल शुगर डज नॉट इनहिबिट ग्लूकोजेनेसिस। सिंपल शुगर ग्लाइकोजेनेसिस को रोकती नहीं है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब समझिए, ग्लाइकोजेनेसिस 2 वर्डों से मिलकर बना है ग्लाइकोजन एसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण होना, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इज द ग्लाइकोजेनेसिस फॉर्मेशन। होता क्या है, बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर के अंदर स्टोरेज होता है, लीवर के अंदर स्टोरेज होता है और मसल सेल्स के भी अंदर भी स्टोरेज होता है। क्या अब कंडीशन क्या कह रही है, ये हाइपोग्लाइसीमिया है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ही ग्लूकोज नहीं है, तो क्या वो स्टोरेज होगा? क्या आपके पास पैसे खाने के नहीं है? क्या आप उसको आगे 20 साल बाद यूज़ करने के लिए क्या लाइफ इंश्योरेंस करवाओगे? नहीं ना। सेम कंडीशन यहाँ पे है। सिंपल ग्लूकोज डज नॉट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। सिंपल ग्लूकोज का काम इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करना भी नहीं है। इंसुलिन रिलीज कब होगी? जब क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर जा रहा है, उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो पेंक्रियास, बॉडी का पेंक्रियास ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट करेगा कि आप इंसुलिन रिलीज कीजिए ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कंडीशन में आ सके। यदि पेशेंट डायबिटिक नहीं है, यदि डायबिटिक है तो हम उसको एक्सटर्नली इंसुलिन देंगे। देन दिस ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेटेड। सिंपल शुगर डज नॉट स्टिमुलेट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। सिंपल शुगर ग्लूकोज के स्टोरेज को भी स्टिमुलेट नहीं करवाती। सिंपल शुगर का बेसिक सा मीन्स है कि जैसे फ्रूट है, जूस है, ऑरेंज जूस है, तो वो क्या होती है, इजीली कन्वर्ट हो जाती है, इजीली डाइजेस्टेबल होती है, जिससे बॉडी को तेज़ी फास्टली ग्लूकोज मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 392। A nurse administered the prescribed regular insulin to a client with diabetic ketoacidosis. In addition, the nurse anticipates that the IV solution prescribed will contain potassium to replenish potassium ion in the extracellular fluid that are being. एक क्लाइंट है जिसको रेगुलर इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया गया है। क्लाइंट किस चीज़ का है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। इसके साथ साथ नर्स एंटिसिपेट कर रही है, अनुमान लगा रही है, सोच रही है कि उसको आईवी सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम भी प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का पोटेशियम था वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या इंसुलिन के कारण पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ गए, रिप्लेस हो गए, उनको फुलफिल या उनको बैलेंस करने के लिए। अब रेशनल देखिए, तो वो क्यों करेगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, rapidly lost from the body by copious diaphoresis present during coma। तो पोटेशियम आयन लॉस होने का कारण क्या है कि कोमा की कंडीशन के अंदर डायफोरेसिस हो रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही, उसके कारण जो पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ गए हैं। ऑप्शन 2, कैरीड विद ग्लूकोज टू द किडनीज टू बी एक्सर्टेड इन द यूरिन इन इंक्रीज अमाउंट। किडनी के द्वारा ज़्यादा अमाउंट के साथ ग्लूकोज के साथ बाहर निकल गया पोटेशियम आयन, इसके कारण कमी हो गई। ऑप्शन 3, क्विकली यूज्ड अप ड्यूरिंग द रैपिड सीरीज ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शंस स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज। इंसुलिन और ग्लूकोज के द्वारा जो कैटाबोलिक रिएक्शंस रैपिडली हुई हैं, उसके कारण पोटेशियम शिफ्ट हो गया है। ऑप्शन 4 देखिए, मूव्ड इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द जनरलाइज्ड एनाबोलिज्म इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज। इंसुलिन और ग्लूकोज के कारण जनरलाइज्ड एनाबोलिज्म हुआ है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण जो पोटेशियम आयन से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में मूव हो गए। एक गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। एक कंसेप्ट समझिए, ये है सेल, क्या है? ये सेल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? ये सपोज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये है इंट्रासेलुलर। अब एक
कंसेप्ट याद रखिए, नोकिया का मोबाइल देखा है NOKIA, ये नोकिया याद रखना है सोडियम और पोटेशियम पंप को समझने के लिए। क्यों याद रखना है? एन का मतलब होता है यहाँ पे सोडियम, ओ का मतलब होता है आउटसाइड, के का मतलब होता है पोटेशियम, क्या मतलब है? पोटेशियम। आई का मतलब होता है इनसाइड। अब कंडीशन क्या थी? पोटेशियम प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, सोडियम प्रेजेंट रहता है बाहर, ये नॉर्मल सोडियम पोटेशियम पंप को बैलेंस करने के लिए। अब इंसुलिन देने के कारण ग्लूकोज और इंसुलिन के एनाबॉलिज्म रिएक्शन के कारण जो पोटेशियम नॉर्मली बाहर भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट था, वो सारा का सारा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, जिसके कारण पोटेशियम आउटर साइड में कमी हो गई। जो नॉर्मल अमाउंट में 3.5 से जो ब्लड के अंदर हम सैंपल लेते हैं उसमें 4.5 के लगभग प्रेजेंट रहता है, उसकी तुलना में कम हो गया। हमेशा जब एबीजी के अंदर जब हम क्या चेक करते हैं, जब सोडियम पोटेशियम आयन का लेवल चेक करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के लेवल को चेक किया जाता है। जो ब्लड के अंदर आता है उस सेल्स के अंदर का सैंपल नहीं आता है, सेल्स के इनसाइड का लेवल नहीं बताता, जो ब्लड के सेल के बाहर है उसका लेवल हमें बताता है। अब देखिए, अब पोटेशियम क्या था? ज़्यादा अमाउंट में था, नॉर्मल अमाउंट में था, वो अंदर सेल के अंदर ज़्यादा आ गया। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? ये कंडीशन जो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन डेवलप हुई है वो किसके कारण हुई है? पोटेशियम की जो इंसुलिन और ग्लूकोज की एनाबॉलिज्म रिएक्शन के कारण जो एक्स्ट्रा सेलुलर का पोटेशियम था वो सेल के अंदर आ गया। तो उस कंडीशन में नर्स क्या एंटिसिपेट कर रही है कि उस पोटेशियम को जो हाइपोकेलेमिया की कंडीशंस थी उसको रिप्लेस करने के लिए आईवी सॉल्यूशन के साथ क्या देना है? पोटेशियम भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इंसुलिन के साथ साथ देना है। अब रेशनल देखिए, बुक की भाषा क्या कहती है? इंसुलिन स्टिमुलेट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन कोशिका को ग्लूकोज को ग्रहण करने के लिए स्टिमुलेट करती है एंड आल्सो स्टिमुलेट सोडियम पोटेशियम पंप, और इसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम पंप को भी स्टिमुलेट करती है, लीडिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेशियम इनटू सेल्स। इसके कारण जो पोटेशियम किसके बाहर, सेल के बाहर था, वो ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में था, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है और ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपोकेलेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए नर्स एंटिसिपेट करेगी कि उसको आईवी जो सॉल्यूशन फ्लूइड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन के साथ साथ क्या देना है? पोटेशियम आयंस भी देना है। इसके लिए एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन KCL। इसको आईवी फ्लूइड के साथ ही हमेशा दिया जाता है। यदि डायरेक्टली आईवी पुश कर देंगे, हम बोलस दे देंगे, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। पोटेशियम इज नॉट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी बाय ए प्रोफ्यूज डायफोरेसिस। पसीने के साथ, स्वेटिंग के साथ पोटेशियम लॉस नहीं होता, तो फिर क्या लॉस होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या लॉस होता है। पोटेशियम मूव फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट रादर देन बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। पोटेशियम सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है यूरिन से बाहर निकलने की तुलना में। एनाबॉलिक रिएक्शंस आर स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन। पोटेशियम इज ड्राउन इनटू द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। जैसे ही इंसुलिन और ग्लूकोज एडमिनिस्टर किया जाता है, ग्लूकोज के लिए इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है, तो पोटेशियम क्या होता है? एनाबॉलिक रिएक्शंस के कारण पोटेशियम इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है, नेसेसिटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम को नॉर्मल करने के लिए कौन सा इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करेंगे? आईवी फ्लूइड के साथ इंजेक्शन KCL देना है। क्लियर है? स्वेटिंग के अंदर, डायफोरेसिस के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा आपने, कौन सा आयन लॉस होता है? नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ, सोडियम। कौन सा आयन लॉस होता है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 393। ए क्लाइंट हैज़ हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन टू इंसुलिन
विच क्लाइंट रेस्पॉन्सेज शूड द नर्स डॉक्यूमेंट एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक क्लाइंट है जिसको इंसुलिन के कारण हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस हो गई है। नर्स कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से लक्षण नर्स को चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट करे, किसके लिए, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। मींस हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर कौन कौन से लक्षण प्रेजेंट रहते हैं, सिलेक्ट अप्लाई। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो मैंने लास्ट के वीडियो में ये सिम्टम याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी। ऑप्शन 1 क्या है हमारा, फर्स्ट है पेलर, ऑप्शन 2 ट्रेमर्स, ऑप्शन 3 ग्लाइकोसोयूरिया, ऑप्शन 4 एसीटोन्यूरिया, ऑप्शन 5 डायफोरेसिस। ये ट्रिक यदि मैं यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आपको इजीली याद रह जाएं। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए कौन कौन से हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर सिम्टम्स होंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 पेलर, ऑप्शन 2 ट्रेमर, ऑप्शन 5 डायफोरेसिस। हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पेलर देखने को मिलेगा, ट्रेमर देखने को मिलेगा और डायफोरेसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब ग्लाइकोसोयूरिया और एसीटोनोयूरिया कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया की कंडीशन में ये एसीटोनोयूरिया और ग्लाइकोसोयूरिया देखने को मिला। अब ग्लाइकोसोयूरिया क्या होता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज का बाहर निकलना। एसीटोन यूरिया क्या होता है, एसीटोन या कीटोन बॉडीज़ का यूरिन के साथ बाहर निकलना। किसका, एसीटोन का यूरिन के साथ बाहर निकलना। अब रेशनल देखिए, समझिए क्या क्या सिम्टम होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के साथ। हाइपोग्लाइसीमिया ट्रिगर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच रिलीज एपिनेफ्रिन इस टर्न कोजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड पेलर। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारा बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जिसके कारण वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से पेलर मतलब बॉडी का पीला कलर, ये पेलर की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ट्रेमर्स आज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। ट्रेमर भी क्या है, ट्रेमर्स का मतलब है, ट्रेमर मीन्स दौरे आना। ट्रेमर्स की कंडीशन भी किस कंडीशन में होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रेस्पॉन्स के कारण होती है, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण डेवलप होता है। बिकॉज ब्लड ग्लूकोज कंस्ट्रक्शन is decrease in hypoglycemia, the renal threshold is not exceeded, there is no glycosuria। क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब है कि रीनल किडनी की ग्लूकोज को ग्रहण करने की नॉर्मल कैपेसिटी, थ्रेश होल्ड करने की कैपेसिटी वो क्या ज़्यादा नहीं होती, इसके कारण ग्लाइकोसोयूरिया नहीं होता है। ग्लाइकोसोयूरिया कब होगा, जब ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड एक्सेस हो जाए। ये कंडीशन किस में डेवलप होगी, जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन में होगा। एसीटोन्यूरिया इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, इट इज़ कोज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट इंसुलिन सप्लाई। एसीटोन्यूरिया कब होगा, जब पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया के कारण फैट्स का ब्रेकडाउन हो जाए और उसके अंदर फैट का ब्रेकडाउन होने के कारण एसीटोन या कीटोन बन जाए, जो वो किसके कारण होता है, यदि क्लाइंट इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है। डायफोरेसिस रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डायफोरेसिस की कंडीशन भी किसके कारण होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिसके कारण पेशेंट को कौन सी डायफोरेसिस या स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। अब इनको याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो, जहाँ पे भी हाइपोग्लाइसीमिया हो वहाँ पे याद रखना है कोल्ड एंड कामी। कोल्ड एंड कामी, कोल्ड कामी का मतलब है कि हाइपोग्लाइसीमिया में हमेशा स्वेटिंग होगी, पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। ये चार बातें हाइपोग्लाइसीमिया के साथ की पॉइंट पे नोट बना के लिख लीजिए। यदि हाइपरग्लाइसीमिया है तो हॉट एंड ड्राई। हॉट एंड ड्राई का मतलब क्या है, पेशेंट की
बॉडी गर्म हो जाएगी और ड्राई होगी, तो मतलब उसका फ्लूइड बैलेंस डिहाइड्रेशन के कारण होगा, मतलब उसमें डिहाइड्रेशन प्रेजेंट रहेगा। हाइपर तथा उसके साथ साथ ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, फैट का टूटना शुरू हो जाएगा और एसीटोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? सिम्टम्स याद रह जाएंगे। 2 पॉइंट याद रखने हैं, हाइपो मतलब कोल्ड एंड कामी याद रखना है, हाइपर मतलब हॉट एंड ड्राई याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 394। A nurse identified that the client is experiencing a hypoglycemic reaction. Which nursing intervention should the nurse implement to relieve the symptoms associated with these reactions? एक क्लाइंट है जो हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 गिव 4 ओज ऑफ फ्रूट जूस, मतलब हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन है तो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। पहला ऑप्शन में ये बता रहा है कि उसको 4 ओंज फ्रूट जूस देंगे। ऑप्शन 4 2 एडमिनिस्ट्रिंग 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आईवी, 5% आईवी डेक्सट्रोज देंगे। ऑप्शन 3 विद होल्डिंग ए सब्सिक्वेंट डोज ऑफ इंसुलिन, सब्सिक्वेंट इंसुलिन डोज को विद होल्ड करेंगे। ऑप्शन 4 प्रोवाइडिंग ए स्नैक ऑफ चीज़ एंड ड्राई क्रैकर्स और चीज़ स्नैक प्रोवाइड कराएंगे। गेस योर करेक्ट आंसर, कमेंट करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 गिविंग 4 ओंज ऑफ फ्रूट जूस। क्यों देंगे? जब भी क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस हो और वो ओरली ले सकता है तो उस कंडीशन में हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको कौन सी शुगर देना है? सिंपल शुगर देना है। किस प्रकार का शुगर देना है? सिंपल शुगर। यदि क्लाइंट अनकॉन्शियस है तो वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी क्या रहेगी? उसको डेक्सट्रोज देना है, बट वो कितना परसेंट हो? 25% या 50%। 5% डेक्सट्रोज से हमारा काम नहीं चलने वाला होता है यहाँ पे। अब रेशनल देखिए, किताब की भाषा समझिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। लिक्विड कंटेन सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट रेपिडली एब्जॉर्ब एंड दस इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल क्विकली। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसलिए देते हैं कि जो भी लिक्विड फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को जल्दी से फुलफिल कर देता है। ऑल्दो ए सॉल्यूशन ऑफ 50% डेक्सट्रोज मे बी गिवन इफ द क्लाइंट इज कोमेटोज। 50% डेक्सट्रोज या 25% डेक्सट्रोज हमारे इंडिया के अंदर मेनली 25% D25 के नाम से बोलते हैं, वो दिया जाता है। जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया होगा उनको पता होगा, बाकी जिन्होंने कोचिंग थ्योरी से पढ़ी होगी उनको नहीं पता होगा। इसीलिए आजकल नॉर्सेट एग्जाम्स में प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। कोमा की कंडीशंस हैं तो यहाँ पे अनकॉन्शियस दिया होता और हाइपोग्लाइसीमिक दिया होता तो हमारा आंसर ये करेक्ट जाता, न कि ये। और आप तो बोलते कि हम तो मोस्टली में पढ़ के गए थे, बट और नर्सिंग एकेडमी की वीडियो में पढ़ा था, आंसर तो यही सही होना चाहिए। बट एग्जामिनर ने क्या किया? बस केवल एक वर्ड ऐड किया, अनकॉन्शियस, सारा मामला चेंज हो गया। 5% डेक्सट्रोज नॉट सप्लाई सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट। 5% डेक्सट्रोज पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं करती। विद होल्डिंग ए सब्सिक्वेंट डोज ऑफ इंसुलिन विल नॉट अल्टर द करंट सिचुएशंस। क्लाइंट को क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहती है कि उसका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाए, बाकी की कंडीशंस बाद में डेवलप की जाए। यदि लगातार हाइपोग्लाइसीमिया चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम इंसुलिन विदहोल्ड करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन टेक लॉन्गर टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो दे शुड बी एडमिनिस्टर आफ्टर ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है उनको डाइजेस्ट होने के लिए, उनको ग्लूकोज प्रदान करने के लिए, उनका मेटाबॉलिज्म के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, इसलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 395, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए नर्स वर्किंग इन द डायबिटिक क्लिनिक इज इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट सक्सेस विद मैनेजिंग द मेडिकल रिजमान।
विच इज़ द बेस्ट इंडिकेशन दैट ए क्लाइंट विथ टाइप 1 डायबिटीज इज सक्सेसफुली मैनेजिंग द डिजीज़। एक नर्स है जो कि डायबिटिक क्लिनिक में काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है? डायबिटिक क्लिनिक में काम कर रही है। उसको मेडिकल रिजमान की मैनेजमेंट की सक्सेस को इवेलुएट करना है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है या नहीं है। तो उसका टाइप 1 डायबिटीज़ क्लाइंट के लिए बेस्ट इंडिकेशन क्या होगा कि डिजीज़ सक्सेसफुली मैनेज हो रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 रिडक्शन इज एक्सेस बॉडी वेट, जब क्लाइंट का एक्सेस बॉडी वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए। ऑप्शन 2 स्टेबलाइजेशन ऑफ द सीरम ग्लूकोज, जब बॉडी का सीरम ग्लूकोज लेवल स्टेबलाइज हो जाए। ऑप्शन 3 डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ द डिजीज, यदि क्लाइंट डिजीज़ के नॉलेज के बारे में क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट करे। ऑप्शन 4 एडहेरेंस टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के प्रिस्क्रिप्शन के एडहेरेंस के बारे में बताए। तो गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टेबलाइजेशन टू द सीरम ग्लूकोज। यदि किसी क्लाइंट जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो क्लियरली बेस्ट इंडिकेशन ये है कि उसका सीरम ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है? नॉर्मल कंडीशन में हो गया है। दिस कंडीशन इज इंडिकेटिंग द टाइप 1 डायबिटीज़ मेडिकल रिजमान इज़ प्रॉपरली वर्किंग, मतलब उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली काम कर रहा है। वो अब रेशनल देखिए, समझिए। डायबिटीज़ वाले क्लाइंट के लिए एक की टर्म या कंसेप्ट या लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको कि क्या याद रखना है हमेशा। डायबिटीज़ के अंदर दम होना चाहिए। यदि कोई क्लाइंट के अंदर दम है तो वो डायबिटीज़ को क्या कर देगा? झेल जाएगा। अब दम क्या चीज़ है? डी फॉर डाइट, बराबर तो डाइट लें, बिना डाइट में दम आएगा क्या? ई फॉर एक्सरसाइज, डाइट तो ले लिया बट एक्सरसाइज नहीं किया तो दम कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। एम फॉर मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट मीन्स इंसुलिन या फिर ड्रग्स। तो डायबिटीज़ से लड़ने के लिए क्लाइंट पे क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। क्लियर है? ये तीनों चीज़ें हम फॉलो करेंगे तभी डायबिटीज़ से पेशेंट लड़ पाएगा। तो याद रह जाएगा कि ट्रीटमेंट के लिए क्या याद रखना है? दम याद रखना है कि उसमें दम होगा तो लड़ लेगा। डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, एम फॉर मेडिकेशन। कोचिंग वाले 25,000 रुपये लेके भी ये चीज़ें नहीं बताते, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। आप बस इतना सहयोग करना है कि अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं और ऐसे मज़ेदार ट्रिक के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द डिजीज़। द इंटरेक्शन ऑफ दीज थेरेपीज इज रिफ्लेक्टेड बाय द सीरम ग्लूकोज लेवल। यदि कोई क्लाइंट है डायबिटीज़ टाइप 1 का क्लाइंट है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस के भी नाम से जानते हैं, तो उसका बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? उसके अंदर दम है या नहीं है? दम क्या चीज़ है? डी फॉर डाइट है, एक्सरसाइज और मेडिकेशन प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इनका तीनों का कॉम्बिनेशन है तभी वो डायबिटीज़ से लड़ पाएगा। वेट लॉस में अकर विथ इनएडिक्वेट इंसुलिन। वेट लॉस तब होगा जब डायबिटीज का क्लाइंट प्रॉपर इंसुलिन नहीं ले रहा है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज डज नॉट गारंटी दिस इट्स एप्लीकेशन। यदि क्लाइंट को नॉलेज तो बहुत है बट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। आपको नॉलेज तो बहुत है बट आप एग्ज़ाम के अंदर आंसर करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन गारंटी है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप वो 200 क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट करके आओगे, आप मेरिट में आओगे। इंसुलिन अलोन इज़ नॉट एनफ टू कंट्रोल द डिजीज़। अकेली इंसुलिन के द्वारा ही, अकेली पढ़ाई के द्वारा ही, अकेली थ्योरी के द्वारा ही नर्सिंग ऑफिसर नहीं बना जा सकता। उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब हमें मंजिल हासिल होगी। क्योंकि आजकल का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए डायबिटीज़ का को भी ट्रीटमेंट करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 396। ए क्लाइंट विद टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हैज़ ए फिंगर स्टिक ग्लूकोज लेवल ऑफ 250 mg/dl एट बेड टाइम।
ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्लाइडिंग स्केल रेगुलर इंसुलिन एक्सिस्ट, व्हाट शुड द नर्स डू। एक क्लाइंट है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जिसका फिंगर स्टिक मतलब ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज नापा है और वो बेड टाइम के ऊपर उसका लेवल कितना है 258 mg/dl है। उसको स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग रेगुलर इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करें। ऑप्शन 2, इंक्रीज द इंटेक ऑफ फ्लूड, फ्लूड इंटेक के लिए इंक्रीज करें। ऑप्शन 3, एडमिनिस्टर द इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया गया वैसे एडमिनिस्टर करें। ऑप्शन 4, गिव द क्लाइंट ए हाफ कप ऑफ ऑरेंज जूस, क्लाइंट को आधा कप ऑरेंज जूस दे दे। गेस योर करेक्ट आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एडमिनिस्टर द इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड। क्लाइंट को 258 mg/dl क्या है, ब्लड ग्लूकोज है, तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर था उसने अपना ऑलरेडी काम कर रखा है। उसने क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है कि जो रेगुलर इंसुलिन है वो यदि डायबिटीज़ की कंडीशन, ये तो क्लियर है कि डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसका शुगर कम या ज़्यादा रहना है, तो उसी के हिसाब से यहाँ कंडीशन क्या करें कि 258 है वो मैनेज की जा सकती है स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से। यदि बहुत ही ज़्यादा 1000 होता तो वी शुड कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि 70 होता तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इंसुलिन को स्टॉप करते, इंसुलिन उसको नहीं देते, देन आफ्टर इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब ये यहाँ पे 258 की कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेगुलर इंसुलिन वो स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से देते हैं। अब स्लाइडिंग स्केल का पता होना चाहिए कि 258 पे स्लाइडिंग स्केल में कितनी यूनिट देंगे। तो मैं आपको स्लाइडिंग स्केल के बारे में समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी क्लाइंट का फिंगर स्टिक ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिंगर स्टिक ग्लूकोज लेवल 150 से 200 है, 200 है तो कितना देंगे 2 यूनिट। 200 से कितना है 250, क्या देंगे 4 यूनिट। यहाँ 250 से 300 है, देन 6 यूनिट, 6 यूनिट। अब इसमें यहाँ तो हमें क्या करना है, +50 करते जाना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 2 तो हमारी 250 रेंज है, तो इस कंडीशन में हम कितना यूनिट देंगे 6 यूनिट। बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में तो क्या पूछा है कि उसको इंसुलिन दे देंगे, बस इतना ही पूछा है। अब रेशनल देखिए, किताब की भाषा, वैल्यू ऑफ 250 mg/dl इज अबव द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ 70 to 100 mg/dl, द नर्स शुड एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन एज प्रिस्क्राइब्ड। यदि क्लाइंट का ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 397, ए क्लाइंट विद डायबिटीज इज गिवन इंस्ट्रक्शन अबाउट फूड केयर, द नर्स डिटरमाइन दैट द इंस्ट्रक्शन आर अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट आई विल। एक क्लाइंट है जिसको फूड केयर के बारे में, डायबिटीज़ का क्लाइंट है जिसको फूड केयर के बारे में इंस्ट्रक्शन देना है, तो नर्स ये डिटरमाइन करेगी, कब करेगी कि क्लाइंट उस इंस्ट्रक्शंस को समझ गया है, आई विल, यदि वो रिप्लाई देता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1, कट माई टोनेल्स बिफोर बाथिंग, बात करने से पहले मेरे पैरों के नाखून काटने। ऑप्शन 2, सोक माई फीट डेली फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए मुझे मेरे पैरों को सोख देना है। ऑप्शन 3, एग्जामिन माई फीट यूजिंग ए मिरर एटलीस्ट वंस ए वीक, सप्ताह में 1 बार मेरे पैरों को एग्जामिन करना है मिरर के सामने। ऑप्शन 4, ब्रेक इन माई न्यू शूज़ ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक्स, मेरे शूज़ जब टूट जाएं तब मुझे चेंज करना है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े, टाइम स्टार्ट नाउ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ब्रेक इन माई न्यू शूज़ ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक। अब रेशनल देखिए, ए शावर longer period of time to break his new steep shoes will help prevent blister and skin breakdown। डायबिटीज़ का क्लाइंट है और उसको फुट केयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये देनी है कि हार्ड शूज़ नहीं पहनने, हमेशा सॉफ्ट शूज़ पहनने हैं,
क्यों पहनने? क्योंकि यदि उसके फुट में ब्रेकडाउन हो गया, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो वुंड होता है, घाव होता है, जो वुंड होता है या घाव होता है बहुत मुश्किल से बढ़ता है, उसको पेन भी फील नहीं होता। तो इसके कारण हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे रहती है कि उसको वुंड होने ही नहीं दिया जाए। तो इसके लिए उसको हमेशा न्यू और नॉर्मल शूज़, स्टिफ शूज़ की प्रिस्क्राइब करेंगे, सलाह देंगे। टोनिल शुड बी कट बाई पोडियाट्रिस्ट। नाखून हमेशा किसके द्वारा? डायबिटीज़ वाले क्लाइंट के। पोडियाट्रिस्ट का मतलब है जो नाखून काटने वाला है या सजाने वाला। दे यूजुअली आर कट आफ्टर ए फुट बाथ व्हेन द नेल्स आर सॉफ्टर। हमेशा क्लाइंट को नाखून तब काटने हैं जब वो पैरों को अच्छी तरह धोने के बाद काटने हैं, ताकि जो नाखून है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और कहीं पे वुंड नहीं बने। सोक में फिट डेली फॉर 1 आवर विल कोज मेसरेशन ऑफ द स्किन एंड शुड बी अवॉइडेड। क्लाइंट को हर दिन 1 घंटे सोक देना क्या कर देगा, मेसरेशन कर देगा, मतलब स्किन को घाव दे सकता है, इसको उनका टीयर कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसलिए हमें उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। एग्जामिन माई फिट यूजिंग ए मिरर एट लीस्ट वंस ए वीक इज टू लॉन्ग एज पीरियड ऑफ टाइम। द क्लाइंट शुड एग्जामिन द फिट डेली फॉर साइन ऑफ ट्रोमा। क्लाइंट को जो फुट को एग्जामिन करना है मिरर के सामने, वो कैसे कब करना है, डेली करना है। यदि 1 सप्ताह से एग्जामिन कर रहा है तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 398। ए नर्स आइडेंटिफाइड दैट द डाइटरी टीचिंग प्रोवाइडेड फॉर ए क्लाइंट विद डायबिटीज इज अंडरस्टूड व्हेन द क्लाइंट स्टेट माई डाइट। नर्स एक क्लाइंट को डाइटरी टीचिंग दे रही है और नर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि क्लाइंट डाइट के बारे में समझ गया है यदि वो कहता है कि मेरी डाइट ऑप्शन 1 क्या है, शुड बी रिजिडली कंट्रोल टू अवॉइड इमरजेंसी। मुझे डाइट फॉलो करनी है, वो रिजिड होनी चाहिए, एक निश्चित होनी चाहिए इमरजेंसी से बचने के लिए। ऑप्शन 2 कैन बी प्लान्ड अराउंड ए वाइड वेराइटी ऑफ कॉमनली यूज्ड फूड। डाइट हमेशा कॉमनली जो अवेलेबल फूड्स हैं उसके आसपास ही फिक्स्ड करनी है या वही लेने हैं। ऑप्शन 3 इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दैट आर द सेम फॉर ऑल पीपल। डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डाइट है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे होनी चाहिए जैसे बाकी के सारे लोग लेते हैं। ऑप्शन 4 मस्ट नॉट इंक्लूड ईटिंग एनी कॉम्बिनेशन डिशेज एंड प्रोसेस्ड फूड। क्लाइंट को डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड और डिशेज फूड के कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना है। गेस योर करेक्ट आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 कैन बी प्लान्ड अराउंड ए वाइड वेराइटी ऑफ कॉमन यूज फूड। यदि क्लाइंट ये कहता है कि हमें वो डाइट प्लान करनी है मुझे कि जो नॉर्मल डाइट के आसपास वेरी करती हो, मतलब लगभग नॉर्मल डाइट हो। रेशनल देखिए, ईच क्लाइंट शुड बी गिवन एन इंडिविजुअली डिवाइस्ड डाइट सेलेक्टिंग कॉमनली यूज फूड फ्रॉम द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन डाइट। फैमिली मेम्बर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट प्लानिंग। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि डाइट है जो क्लाइंट डायबिटिक क्लाइंट को प्रिस्क्राइब की जाए उसके अंदर कॉमनली यूज फूड होने चाहिए और फैमिली मेम्बर्स को भी डाइट टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व करना है। रिजिड डाइट आर डिफ़िकल्ट टू फॉलो, अप्रोप्रिएट सिचुएशंस सब्स्टिट्यूशन आर परमिटेड। रिजिड डाइट का मतलब है एक फिक्स डाइट कि आपको बनाना ही खाना है, कि आपको एप्पल ही खाना है। ऐसी डाइट फॉलो करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि जो डाइट के आसपास हो, मतलब जैसे कि जिसके अंदर शुगर कम हो और नॉर्मल डाइट के लगभग हो। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर डिफ़िकल्ट फॉर ईच इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज एक्टिविटी लेवल, डिग्री ऑफ कंप्लाइंस एंड फिजिकल स्टेटस। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हर क्लाइंट की, हर पेशेंट की अलग अलग होती है, उस पर बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। उसके क्लाइंट की एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है, उसको कंप्लाइंस की मतलब उसके अनुपालना के पर भी निर्भर करता है। कंप्लाइंस का मतलब है पालन करना, अनुपालना की डिग्री पे भी निर्भर करता है, उसके फिजिकल स्टेटस पे भी निर्भर करता है। इसलिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर डाइट को प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, गाइड नहीं किया जा सकता। कॉम्बिनेशन डिशेज एंड प्रोसेस्ड फूड कैन बी ईटन व्हेन अकाउंटेड फॉर ए डाइटरी रिजिम।
डिशेस फूड और प्रोसेस फूड क्लाइंट ले सकता है, बट वो उसके डाइटरी रिजमान या डाइटरी प्रोटोकॉल के अंदर अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए। मतलब क्लाइंट कह दे मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, दैट इज़ द रॉन्ग, क्योंकि वो उसके ब्लड शुगर को डिस्टर्ब कर देंगे। वो डिशेस ले सकता है जो नॉर्मल अमाउंट, मतलब नॉर्मल रेंज में और उसका ब्लड शुगर को अल्टर नहीं करे, बढ़ाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 399। ध्यान दीजिएगा। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 36 यूनिट ऑफ NPH इंसुलिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड 12 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन। द नर्स प्लान टू एडमिनिस्टर दीज ड्रग्स इन 1 syringe. Identify the step in this procedure by listing the number by each picture next to the step below the priority order. Start with the number of the picture that represent the first step and end with the number by the picture that represent the last step. एक क्लाइंट है जिसको 2 प्रकार की इंसुलिन देनी है। 36 यूनिट तो देना है NPH इंसुलिन, 12 यूनिट देना है रेगुलर इंसुलिन, और नर्स प्लान कर रही है कि ये ड्रग्स मैं एक ही सिरिंज से दे दूँ। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान पहली स्टेप तो कौन सी होगी और लास्ट स्टेप कौन सी होगी। ये जो हमें इमेज दी गई है, पिक्चर दी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कई बार थ्योरी बेस पे पूछा जाता है कि इसके पहले कौन सी देंगे, इसके बाद कौन सी देंगे। अब इमेज देखिए। इमेज में ऑप्शन 1 कह रहा है इंजेक्ट एयर इक्वल टू NPH डोज इनटू NPH वाइल। ये कह रहा है कि सबसे पहले NPH डोज के अंदर एयर इंसर्ट करिए और जितनी डोज की रिक्वायरमेंट है NPH वाइल के अंदर। दूसरा इन्वर्ट रेगुलर इंसुलिन बोतल एंड विड्रो रेगुलर इंसुलिन। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो रेगुलर इंसुलिन है उससे रेगुलर इंसुलिन इन्वर्ट कर लीजिए, मतलब निकाल लीजिए। ऑप्शन 3 कह रहा है इसके बाद हमें करना है इंजेक्ट एयर इक्वल टू रेगुलर डोज इनटू द रेगुलर वाइल। इसके बाद रेगुलर वाइल के अंदर एयर इंसर्ट करना है। ऑप्शन 4 इन्वर्ट NPH वाइल एंड विड्रो NPH डोज। इसके बाद NPH वाइल को इन्वर्ट करना है और NPH डोज लेना है। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4, इसको ऑर्डर के हिसाब से सेट करना है। अब देखो समझा देता हूँ मैं आपको, पहले ध्यान दीजिएगा, क्लियरली समझ लीजिएगा। हमेशा रेगुलर इज टेकन फर्स्टली। देखो REGULAR, रेगुलर शुड बी टेकन फर्स्ट, FIRST, क्योंकि इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। ये कंसेप्ट याद रख लीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। रेगुलर हमेशा फर्स्ट लेना है। अब गेस योर करेक्ट आंसर, आप अनुमान लगाइए, दिमाग लगाइए। कंसेप्ट मैंने बता दिया कि कौन से उत्तर सही हो सकते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होंगी। टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन देखिए, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है, एक लड़का था। क्या था? एक लड़का था। लड़के को हो गई मोहब्बत हो गई तो घर पे गया NPH। तो लड़की ने बोला नहीं, उसने प्रपोज किया, लड़की ने बोला नहीं, लड़की ने बोला मत डालो। उसके बाद उसने क्या किया, रात में गया, लड़की ने बोला कि चलो रात में। फिर रेगुलर इंसुलिन रात के लिए भी मना कर दिया, फिर उसने रेगुलर भी ड्रग। आप कंसेप्ट याद रख लेना, कहानी छोड़ो। रेगुलर इज टेकन शुड बी फर्स्ट, FIRST, क्यों इसमें R आता है। अब थ्योरी की बात कर लेते हैं। एयर शुड बी इंजेक्टेड इनटू द NPH इंसुलिन वाइल फर्स्ट। हमेशा हवा किसके अंदर डालनी है, NPH इंसुलिन के अंदर सबसे पहले डालनी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ कि एयर शुड बी इंसर्टेड फर्स्टली, देन करेक्ट आंसर क्या जाएगा, NPH इंसुलिन। विड्रो इंसुलिन फर्स्टली, हम बाहर देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एयर सबसे पहले किस में डालना है, एयर शुड बी इंसर्टेड, और इंसुलिन विड्रो किससे, कौन सी इंसुलिन करना है। तो एयर तो NPH में डालना है, विड्रो हमें करना है रेगुलर। कंसेप्ट क्या है,
आर से याद रख लेना, FIRST, क्योंकि जो आर वाला आता है वो हम फर्स्ट विड्रॉ करेंगे, क्योंकि विड्रॉ में भी आर प्रेजेंट है। अब तो कह दो कि एयर में भी आर प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे याद रख लो, हवा सबसे पहले NPH में डालेंगे। जितनी डोज हमें लेनी है, जैसे 10 यूनिट लेनी है तो 10 यूनिट ही के सिरिंज की 10 यूनिट के इक्वल ही हम उसमें एयर इंसर्ट कराएंगे। विच अलाउ विड्रॉल ऑफ NPH इंसुलिन एज लेटर स्टेप इन द प्रोसीजर विड्रॉ हैविंग टू इंस्टॉल एयर इनटू द वायल फ्रॉम द सिरिंज दैट कंटेन रेगुलर इंसुलिन। सबसे पहले एयर डालनी है NPH इंसुलिन के वायल के अंदर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का प्रोसीजर होगा, एयर डालनी है किसके अंदर, एयर इंसर्ट करानी है रेगुलर इंसुलिन के अंदर। देन आफ्टर डिजायर डोज लेनी है, रेगुलर इंसुलिन से फर्स्ट ले लेनी है। इसके बाद फाइनल डोज लेनी है जो रिक्वायर्ड डोज है NPH वायल से। क्लियर है। सबसे पहले एयर डालेंगे NPH इंसुलिन के वायल के अंदर, उसके बाद एयर डालेंगे रेगुलर इंसुलिन वाले वायल के अंदर। उसके बाद फर्स्टली डोज ले लेंगे हम रेगुलर इंसुलिन वायल से, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर एयर डाल रहे तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले बाहर निकाला फिर वापस NPH में डाला। देन लास्ट के अंदर रिक्वायर्ड डोज ले लेंगे NPH इंसुलिन वायल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। A nurse is caring for several clients with type 1 diabetes and they each have prescription for a specific type of insulin. Which insulin does the nurse conclude has a fastest onset of action? एक नर्स है वो केयर कर रही है टाइप 1 डायबिटीज़ वाले क्लाइंट का, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार की इंसुलिन प्रेस्क्राइब की गई है। वो कौन सी इंसुलिन है जिसका एक्शन ऑनसेट फास्ट होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इंसुलिन लिस्प्रो, ऑप्शन 2 इंसुलिन ग्लार्गिन, ऑप्शन 3 NPH इंसुलिन, ऑप्शन 4 रेगुलर इंसुलिन। मैंने इसका लास्ट के वीडियोस में जो एंडोक्राइन सिस्टम के वीडियोस है उनमें कंसेप्ट ट्रिक बताई है कि कौन सा फास्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कौन सा इंटरमीडिएट एक्टिंग है, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है। यदि वो वीडियो देखा है तो आपको ट्रिक पता होगी, नहीं देखा है तो आप जाके वीडियोस देख लीजिए। इसमें हम गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज क्या होगा? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 लिस्प्रो। इंसुलिन लिस्प्रो इज द फास्टेस्ट, वो इंसुलिन है जिसका एक्शन शॉर्ट टाइम में होगा और फास्ट होगा। रेशनल देखिए, इंसुलिन लिस्प्रो हैज़ ऑनसेट ऑफ 1.25 आवर। ए पीक एक्शन कितना 0.5 से 1.5 आवर एंड ड्यूरेशन होगा 3 से 4 घंटे काम करेगी। ग्लार्गिन इंसुलिन होती है, इसका ऑनसेट का मतलब है कि वो कितनी देर में काम करना शुरू कर देगी, इफेक्ट करना दिखाना शुरू कर दे 1 घंटे के अंदर। नो पीक एक्शन एंड ड्यूरेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है 8360069703। जो लास्ट का क्वेश्चन था उसका ट्रिक और सॉल्यूशन देखने के लिए आप पहले के वीडियोस देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। बार बार ट्रिक्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, वीडियोस लेंथी हो जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ध्यान दीजिए, हमारे वीडियोस की जो प्ले लिस्ट है उसको ज़रूर चेक कीजिए। प्ले लिस्ट उसमें मोस्बी एंड क्लिक्स जो नोट सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे एक सारी मोस्बी के क्वेश्चंस को अपलोड करने का प्लान है, क्योंकि वही आजकल एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन पे लाने का सोच रही है टीम नर्सिंग एकेडमी। बस आप तो हमारे साथ जुड़िए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, इतना एहसान हमारे ऊपर भी कर दीजिए।